नमस्कार। इस हफ्ते बहुत कुछ ऐसा हुआ जो आपको जानना ज़रूरी है और उस हकीकत को जानना ज़रूरी है जिसके बरअक्स देश के प्रधानमंत्री जो बातें कहते हैं उसमें और उन घटनाओं में, उन सच्चाइयों में कितना गैप है और क्या देश के प्रधानमंत्री को वो चीज़ें नहीं मालूम। एक फंक्शन हुआ जिसपे हिंदुस्तान भर के चीफ मिनिस्टर्स और चीफ जस्टिसेस हाई कोर्ट के आए थे। एक संवाद का मौका था। संवाद का मौका था तो उसमें मोदी जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि हम कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में अब जो कानून बने, उन कानूनों का जो टेक्निकल शब्द है, वो तो कानून में रहे, लेकिन उसका एक एडिशन, एक संस्करण आम फहम हो, आम लोगों के लिए हो और वो भी कानून का ही दर्जा रखे। मेरे ख्याल से इतनी बड़ी एक सुविधा, आप जानते हैं कि कानून को पढ़ के कोई समझ नहीं पाता, इसका क्या मतलब है, उसके टेक्निकल शब्द। ऐसे में अगर एक पैरेलल होगा तो और वो एकदम से इजी होगा कॉमन आदमियों को समझने के लिए, उस कानून का इंटरप्रिट या एक्सप्लेनेशन। जैसे कि आप देखते हैं आईपीसी में कई तमाम ऐसी दफाएं हैं जिसका एक्सप्लेनेशन होता है 1 2 3। तो अगर ये आ जाएगा तो कानून समझने में आसानी होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं। मोदी जी ने बहुत ही एक फर्वर अपील की, बहुत ही इमोशनल अपील की जजेस से। और ध्यान रखिएगा कि मंच पे कौन था। चीफ जस्टिस इंडिया थे, देश के प्रधानमंत्री थे, कानून मंत्री थे। एक बड़ी फर्वर अपील थी, बड़ी एक इमोशनल अपील थी जुडिशियरी से कि भाई आप सोचिए क्या कर रहे हैं। 3.5 लाख विचाराधीन कैदी अंडर ट्रायल्स भारत की जेलों में बंद हैं और उनमें कई हैं जिनमें अगर सजा हुई होती तो वो सजा भी अभी तक जो वो बंद है उससे कम होती। और ये मानवता के आधार पे सेंसिबिलिटी, मानवीय संवेदनशीलता के आधार पर आप लोगों को इनको छोड़ना चाहिए, इनको जमानत देनी चाहिए। जरा सोचिए, देश का प्रधानमंत्री ऐसी बात कहे तो कितना अच्छा लगता है। और देश का प्रधानमंत्री जब इस तरह अपील करता है जुडिशरी से, तो लगता है कि अपराध तो जुडिशरी कर रही है कि 3.5 लाख लोग जेलों में बंद हैं। और मोदी जी ने यह भी कहा कि ये गरीब लोग हैं, अनपढ़ हैं और ये बेहद ही नीचे के वर्ग के होते हैं, इनका कोई पुरसा हाल नहीं होता। अपील बड़ी जोरदार है, कुछ ऐसी ही है जो मोदी जी ने एक चुनाव के दौरान कहा था कि भाइयों, चौराहे पे तुम मुझे मार लो लेकिन मेरे दलित भाइयों को ना मारो। वो भी अपील बड़ी जोरदार थी और लगता था कि कितना दर्द है देश के प्रधानमंत्री को दलितों का, कि मुझे मारो। हालांकि आईपीसी में कोई प्रोविजन नहीं है कि कोई किसी को मारे, लेकिन उन्होंने ये बात कही। उस समय भी जनता बड़ी मुतासिर हुई। आज भी जब उन्होंने कहा कि अंडर ट्रायल्स हैं, उनके लिए मानवीय सेंसिटिविटी, ह्यूमन सेंसिटिविटी, या यूं कहिए कि मानवीय संवेदनशीलता कोर्स दिखाएं, कितनी अच्छी बात है। हम सब लोग को मानना चाहिए कि एक जो वो पक्ष है देश के प्रधानमंत्री का, जबरदस्त है। लेकिन ठीक इसके उलट अब आपको हकीकत बताते हैं, दो चीजें बताते हैं। जिग्नेश मेवाणी गुजरात में एक युवा बड़ा लीडर है जिसकी फॉलोइंग बहुत है और पिछले चुनाव में किसी तरह से बीजेपी सत्ता में इसलिए आ पाई कि थोड़े से वोट कम थे कांग्रेस के, वरना बीजेपी सत्ता से जा रही थी और जिग्नेश मेवाणी उसके पीछे एक बड़ा कारण था। चुनाव फिर आ रहे हैं। जिग्नेश मेवाणी ने प्रधानमंत्री के बारे में कुछ ट्वीट में कुछ छोटी मोटी बात कही। असम का एक बीजेपी का आदमी इतना नाराज हुआ, इतना आहत हुआ कि उसने मुकदमा कर दिया। और असम की पुलिस कितनी एक्टिव है, कितनी अलर्ट है, कितनी गजब की अलाक्रिटी है उसकी, कि असम की पुलिस जिग्नेश मेवाणी को उठा के ले गई, गिरफ्तार कर।
अदालत के पास जब गया गिरफ्तारी के बाद जमानत के लिए असम के कोर्ट, बारपेटा कोर्ट में, तो कोर्ट ने कहा भाई कोई केस ही नहीं बनता है, आप किस लिए लाए हैं। कोर्ट ने जमानत दे दी। जमानत दे दी, बाहर निकला तो पुलिस ने फिर पकड़ लिया, और अब की बार ये कह के पकड़ा कि साहब जो पिछली बार पकड़ा गया था आपको, तो आपने हमारी महिला दरोगा के कुछ गलत ढंग से छुआ था। उनकी उनकी आ, उनको जिस ढंग से छुआ था वो बेहद गलत था, और वो मॉडेस्टी को आपने भंग किया उनकी। ये आरोप लगा दिया अचानक। जिग्नेश मेवाड़ी को पता लगा कि कौन है दरोगा, एक महिला दरोगा थी। उसने शिकायत की थी, और जबकि वो पूरी टीम के साथ गई थी, और जिग्नेश मेवाड़ी असम में ये हिमाकत कैसे करेंगे। लेकिन साहब महिला दरोगा की कंप्लेंट था कि मुझे गलत ढंग से छुआ और मेरी मॉडेस्टी को भंग किया की कोशिश की। लिहाजा जिग्नेश मेवाड़ी को वही कोर्ट से निकलते ही फिर पकड़ लिया गया, और फिर पकड़ लिया गया। 4-6 दिन फिर बंद रहे। 4-6 दिन बंद रहे तो कोर्ट में फिर मामला गया बेल के लिए। अब की बार कोर्ट ने न केवल छोड़ा बल्कि धज्जी उड़ा दी बीजेपी सरकार की वहां के, और ये कह के कि पुलिस का इतना बेजा इस्तेमाल आप करेंगे, सत्ता में बैठे लोग पुलिस का इतना बेजा इस्तेमाल करेंगे, पुलिस पावर्स का। आपने इसको एक पुलिस स्टेट बना दिया है, जिसको चाहेंगे आप पकड़ लेंगे। और ये कह के धज्जी उड़ा दी है वहां की सरकार की। ये वही चीफ मिनिस्टर महोदय है जो इस मीटिंग में बैठे थे जिसमें मोदी जी कह रहे थे कि बेल दिया कीजिए आप लोग मानवता के आधार पे, ह्यूमन सेंसिबिलिटी के आधार पे, मानवीय संवेदनशीलता के आधार पे। उसमें वो चीफ मिनिस्टर भी बैठा था, और मोदी जी को किस्सा भी मालूम है। मालूम क्या है, बहुत कुछ मालूम है उनको। हेमंत विश्व शर्मा वहां बैठे थे, और ये सब मोदी जी कह रहे थे। अभी इतना ही नहीं है, अब दूसरा केस जरा देखिए। यूपी में हमारे अफसरान कितने बुलंद, कितने टेमेरिटी है, कितना दुस्साहस है कि 2016 को एक ऑर्डर किया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मथुरा के। 4 लोग अपने पेंशन के लिए गए कि साहब हमें परमानेंट पेंशन वाली स्कीम में हम हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा वो पिछला वाला नहीं जोड़ा जाएगा, तुम तब कंफर्म नहीं हुए थे, ये कह के डीएम ने कहा तुम्हें नहीं मिलेगा। हाई कोर्ट में ये केस गया। हाई कोर्ट ने सितंबर 21 को फैसला दिया, और फैसला ये दिया कि नहीं, ये लोग पेंशन पाने के हकदार हैं, इनको इमीडिएटली पेंशन दिया जाए। लेकिन कलेक्टर साहब तो आजकल बुलडोजर पे बैठे हुए हैं। आजकल तो हाथी के कान जो कहते हैं मुहावरा, उस पे बैठे हुए हैं। कलेक्टर साहब ये हाई कोर्ट वगैरह को क्या माने। लिहाजा कलेक्टर साहब ने ये किया, एक दूसरा ऑर्डर इशू किया 7 महीने बाद, और कहा कि नहीं इनको नहीं दिया जा सकता, इनको ये नहीं मिलेगा। और दूसरा, हम लोग इस हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ अपील में है। हाई कोर्ट के पास वो लोग गए कि हुजूर ये आपका ऑर्डर था और ये लोग हमको दे नहीं रहे हैं। हाई कोर्ट ने परसों उनको नॉन बेलेबल उनको गिरफ्तार करके कलेक्टर साहब को लाने को कोर्ट में कहा है, और ये कहते हुए कि हम एक आईएएस अफसर से, एक कलेक्टर से तो उम्मीद करते हैं कि जब तक कोई ऑर्डर स्टे नहीं हुआ है तब तक वो तामील होगा, तब तक वो अमल में लाया जाएगा। ये तो एक ऑर्डिनरी आदमी को सड़क पे चलते भी मालूम है कि कोर्ट के ऑर्डर का मतलब क्या होता है। लेकिन डेलिबरेटली इस अधिकारी ने इसको इग्नोर किया और इसके इतर काम किया। लिहाजा इसको गिरफ्तार करके लाया जाए। एक सीरियस ऑर्डर है। ये अभी 4 दिन पहले की बात है। मोदी जी को यह भी मालूम था। तीसरा, मोदी जी को तो यह भी मालूम है कि आपके यहां जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर स्टे का करता है तब भी आपके अफसर बुलडोजर चलाते रहते हैं। कह देते हैं साहब ऑर्डर नहीं आया, हम क्या करें। जबकि नियम यह है कि ऑर्डर कहीं से भी संज्ञान में आ जाए अगर स्टे ऑर्डर है, और जिसको कि बाकायदे एक नेता ने, एक महिला नेता ने दिखाया उनको कि ये ऑर्डर है और ये अखबारों में सब जगह चल रहा है।
नहीं साहब, अपने पास हाथ में आएगा तो देखेंगे। आज के जमाने में हाथ में ऑर्डर आने में टाइम लगता है, तब तक आप 4 बिल्डिंग और गिरा देंगे, और उन्होंने किया भी वो। तो ये 3 घटनाएं हैं। जुडिशियरी गलत थी क्या? इसी पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो वहां बैठे थे, भारत के चीफ जस्टिस, उन्होंने, वो जानते थे कि मोदी जी ये सब कुछ कहेंगे, लिहाजा उन्होंने 2-3 चीजें कही। 2-3 चीजें हैं, किसी को भी, किसी भी शर्मो हया वाली सरकार को इस्तीफा देने को मजबूर कर सकती है, जो ये जजमेंट्स है कोर्ट के। आपने इसका देखा इलाहाबाद हाई कोर्ट का, आपने असम के बारपेटा के जज का देखा, और आपने सुप्रीम कोर्ट का देखा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि आप जब सुनिएगा तो आपको लगेगा कि हमारे देश में हो क्या रहा है। कार्यपालिका के तमाम विंग्स द्वारा काम न करना, नॉन परफॉर्मेंस, और विधायिकाओं द्वारा अपनी पूर्ण कैपेसिटी के साथ काम न करना, ये 2 मेजर कारण है डॉकेट एक्सप्लोजन के। डॉकेट एक्सप्लोजन कहते हैं कि वादों की संख्या बढ़ना, वाद ज्यादा जब हो जाते हैं, डॉकेट एक्सप्लोजन कहते हैं कि आज देश में इतने ज्यादा केसेस हो गए। तो चीफ जस्टिस इंडिया ने कहा कि ये 2 मुख्य कारण है। उन्होंने आगे भी कहा, न्यायपालिका कभी भी आपके रास्ते का रोड़ा नहीं बनेगी, आपको कभी भी नहीं, बल्कि आपके साथ समर्थन करेगी अगर बाकी दोनों अंग कानून सम्मत काम करें। अगर तहसील पर कानूनी तरीके से किसी एक किसान को उसका राशन कार्ड मिल जाता है, तो वो कोर्ट क्यों जाएगा? अगर जुडिशियरी अपना काम करती रही और घूस घूस लेने का प्रश्न ना रहा, तो कोई नहीं आएगा। ये समझने की बात है। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप अपना काम कर ले तो लोग कोर्ट आएंगे क्यों? और ये भी कहा कि जनाब, ये जो हमें दोष दिया जा रहा है कि हम ये करें, ये अंडर ट्रायल बनते कैसे हैं? हालांकि उन्होंने उसका रेफरेंस नहीं लिया, क्योंकि मोदी जी ने बाद में बोला, सीजेआई ने पहले बोला। लेकिन उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो कानून मंत्री और सीजेआई ज्वाइंटली उसको एड्रेस किए। तो सीजेआई, चीफ जस्टिस इंडिया का ये कहना था कि साहब, आप अपना काम बस करिए, और आप, जो आपकी सरकारें हैं, वो जिस तरह से कानून की अवहेलना कर रही हैं, उसके बाद हमारा फर्ज होता है कि हम आए, हमारे ऑर्डर्स आप लोग ऐसे ही फेंक देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स, न्यायपालिका के ऑर्डर्स हिकारत के भाव से फेंक दिए जाते हैं। ये बात चीफ जस्टिस इंडिया ने कही है उस मंच पे जिसपे देश के प्रधानमंत्री मौजूद है। इस हिकारत का उन्होंने उल्लेख भी किया कि हमारे ऑर्डर्स के बावजूद आपके लोग काम करते रहते हैं। ये बात उन्होंने, ध्यान रखिएगा, 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले ही, आपने देखा 10 दिन पहले ही किस तरह से बुलडोजर चलते रहे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया था, ऑपरेशन को स्टे कर दिया था, लेकिन बुलडोजर चलते रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि हमें बचाने वाला तो कोई और है। ये कलेक्टर भी जानता था। तो आप समझ सकते हैं कि गलती पे कौन है, गलती कौन कर रहा है। इस पे अगर आप कहते हैं कि साहब, जुडिशरी से मुझे एक ही उम्मीद है कि आप थोड़ा मानवीय संवेदनाओं का ध्यान रखें। कितना अजीब लगता है। आप जिग्नेश मेवाड़ी को बंद कर देंगे, बाहर निकलेगा कोर्ट से बेल लेके, तो फिर दोबारा बंद कर देंगे। अब की बार ये कि महिला दरोगा को छेड़खानी किया, उसके साथ कुछ गलत काम करने की कोशिश किया, ये कह के आप बंद कर देंगे उसको, और उसके बाद कह के जुडिशियरी से साहब अंडर ट्रायल को छोड़ दीजिए, आप लोग, आप तो बड़े गरीब लोग होते हैं। जरा सोचिए कि किस तरह से हम चीजों को एक अजीब मकाम पे ले आके खड़ा कर देते हैं। अब आपको एक किस्सा और बता, आज के आपने देखा होगा अखबार में कुछ अजीब चीजें हुई हैं। आरबीआई ने कहा है कि कोरोना के 2 साल में, 3 साल में जो नुकसान हुआ है, 52.5 लाख करोड़ के उसका आउटपुट का,
इस नुकसान को भरने में 13 साल लग जाएंगे। 13 साल में इसकी भरपाई हो पाएगी। बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है और ये आरबीआई का है। 2 साल में जो नुकसान हुआ 3 साल में, उसको भरने में इतने साल 13 साल लग जाएंगे। कोई छोटा मोटा नहीं है। अब जब वो ये कहा आरबीआई ने, इसी के साथ एक और भी आया और हमें ये सारे चौंकाने वाले हैं, जिसको देख के लग रहा है कि आखिर ये देश जा कहां रहा है। उन्होंने जब ये कहा कि आरबीआई की जब ये रिपोर्ट आई तो बेहद चिंता की बात थी। आपको याद होगा ऑक्सफैम ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि देश में 84% लोगों की कोरोना के कारण आमदनी घट गई। 84% लोगों की, ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट थी। सीएमआई की रिपोर्ट थी कि 45 करोड़ लोग देश के जो युवा काम करने वाले अवस्था के हैं, वो बेचारगी में और एक निराशा के कारण वापस गांव में चले गए शहरों से, क्योंकि उनको उम्मीद है कि अब काम नहीं मिलेगा। ये सीएमआई की रिपोर्ट है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ये उसकी रिपोर्ट है, ये ताजा रिपोर्ट है। उसने कहा कि बेरोजगारी पहले से बहुत ज्यादा। 3 रिपोर्ट आपकी हो गई। ये चिंता कितनी पैदा करती है। ये एक ही दिन पिछले 1-2 हफ्ते के अंदर की रिपोर्ट है तीनों। लेकिन आप इससे वो ना हो, आपको एक हम दूसरा भारत दिखाते हैं, जो मोदी जी वाला भारत, जिसको कहते हैं शाइनिंग इंडिया, जिसको कहते हैं कि भारत महान है। उसका जो रिपोर्ट है, उसके हिसाब से बिल्कुल भारत बिल्कुल अलग हो गया है। भारत में आज ही के दिन खबर है कि अरे साहब, ये तो ऐसा कमाल हो गया है कि जीएसटी का कलेक्शन अप्रैल में, आज तक जीएसटी जब से लागू हुई है 2017 से, कभी इतना नहीं हुआ था। इतना जबरदस्त कलेक्शन हुआ। कितना वो है कि जीएसटी का कलेक्शन बढ़ गया है। अभी कुछ नहीं, अभी आप और देखें। भारत की इकोनॉमी को देख के जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, दोनों तरह के, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हो या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो, दोनों एफआईआईज और ये वो दोनों निकल के अपना पैसा लेके जा रहे थे। लेकिन भारत का जो रिटेल इन्वेस्टर है, उसको भारत की इकोनॉमी में इतना भरोसा है कि आप ताज्जुब करेंगे कि एक रिकॉर्ड, आज तक सेंसेक्स के इतिहास में इतना बड़ा रिकॉर्ड नहीं बना कि भारत के इन्वेस्टर शेयर मार्केट में जबरदस्त पैसा लगा रहे हैं लिस्टेड कंपनियों में। जरा गौर कीजिएगा। एक तरफ ऑक्सफैम कहता है कि 84% आदमियों की आमदनी 2 साल में घटी है, लेकिन इन्हीं 2 सालों में भारत का एक वर्ग है, और इसकी तस्दीक कैसे हुई? इसकी तस्दीक ये हुई कि डीमेट अकाउंट पिछले 2 साल में दूने हो गए। ये समझ में नहीं आता कि कौन है जिसकी नौकरियां जा रही थी तो एड़ी रगड़ रगड़ के अपने बच्चे को कंधे पे लेके, अपनी बीबी जो गर्भवती थी उसको लेके एड़ी रगड़ता हुआ सड़कों पे मर रहा था कोरोना में। ऑक्सीजन न मिलने से लाशें हवा पानी में बहाई जा रही थी। एक तरफ ये भारत है और दूसरी तरफ रिटेल इन्वेस्टर जबरदस्त बढ़े हैं। 8,90,00,000 डीमेट अकाउंट खुल गए हैं, मतलब दूने अकाउंट खुल गए हैं। जो 4 करोड़ थे वो अब 9 करोड़ हो गए हैं। ये कौन सा भारत, ये कौन सा इंडिया है जिसमें, और ये 2 कोरोना काल में हुए हैं, पिछले 2 वर्षों में ये हालत है इन्वेस्टमेंट। मोदी जी और मोदी जी के जो भक्त हैं, उनके लिए ये कितना अच्छा होगा कि अरे हम तो उस वाले वर्ग के हैं, लिहाजा ये 84-82% पड़े रहते हैं। ये तो इनकी आदत है, बेरोजगार होना इनकी आदत है, खाना ना खाना इनकी आदत है, ऑक्सीजन ना मिलने से मर जाना। लेकिन रिटेल इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है तो कितनी बड़ी इंडिया शाइनिंग का, इससे बड़ा नजीर कुछ हो सकता है?
इससे बड़ा कोई उदाहरण हो सकता है? तो ये दूसरा पक्ष है भारत का। कितना अजीब लगता है कि इसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री ऑकेजनली गरीबों की चिंता भी करते हैं, लेकिन उनके बेटे को नौकरी नहीं देते, उनके बेटे की नौकरियां चली जाती हैं, लेकिन वो जुडिशियरी को कहते हैं कि भाई देखिए थोड़ा मानवीय संवेदनशीलता आप दिखाइए, उनको दे दीजिए। और जिग्नेश मेवाड़ी को लगातार केस दर केस बंद कर दिया जाता है। और जिग्नेश मेवाड़ी को छोड़िए, तमाम जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको यूएपीए में उठा के बंद कर दिया जाता है, वर्षों जमानत नहीं। आपने कप्पन का केस देखा, वो भी छोड़िए। यूएपीए इसी पार्लियामेंट के फ्लोर में एमओएच होम ने कहा था, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम ने कहा था, ये उनका स्टेटमेंट है कि यूएपीए में रेट ऑफ कन्विक्शन 2.1% है। मतलब कि आपने जो बाकी 98 आदमी पकड़े हैं 100 में, हर 100 में, वो गलत पकड़े थे, लेकिन 1 साल 2 साल 4 साल वो जेल में रहे। उनका कन्विक्शन सिर्फ 2 का ही हुआ, 98 बेमतलब में जेल में थे। क्या इस पे नहीं सोचना है? एक इस पे एग्जीक्यूटिव को नहीं कहना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को? नहीं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं, जुडिशियरी को मानवीयता और सेंसिटिविटी और संवेदनशीलता सिखाना ज्यादा जरूरी। तो ये दूसरा हो गया। अब साथ चलते चलाते आपको सत्य से कितने दूर हैं देश के प्रधानमंत्री। 2014 तक उन्होंने पेट्रोलियम को लेकर सारे चीफ मिनिस्टर को बहुत गुस्सा दिखाया, और खास करके जो नॉन बीजेपी चीफ मिनिस्टर से, कि देखिए आप लोग देश की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, यह अन्याय है। अगर आप पेट्रोल के दाम अपने यहाँ कम नहीं करते, मतलब वैट कम नहीं करते, अपना रेवेन्यू कम नहीं करते, अच्छा लगा सुन के, लेकिन आपको हकीकत से रूबरू कराते हैं, किसको कितना रेवेन्यू पिछले 7 सालों में मिला है। 2014-15 का अगर आप देखेंगे तो केंद्र का रेवेन्यू, गौर कीजिएगा और बल्कि नोट कर लीजिए, केंद्र का रेवेन्यू, केंद्र जो रेवेन्यू लेती है पेट्रोल से, वो एक्साइज के रूप में होता है। एक्साइज के रूप में अगर होता है तो एडवेलोरम कहते हैं। एडवेलोरम का मतलब उसके ऊपर फिर राज्य सरकारें अपना अपना टैक्स लगाती हैं। राज्य सरकारें अपना जो टैक्स लेती हैं वो होता है वैट या सेल्स टैक्स के रूप में। अब आप गौर कीजिएगा 2014-15 में मोदी जी के आने के पहले तक कुल राज्यों का जो रेवेन्यू था वो था 137 करोड़, 133 137 लाख 137 लाख करीब इतना समझ लीजिए, जबकि 99,000 करोड़, एक 1.37 लाख करोड़, ये इतना था। मैं फिगर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। जबकि राज्य का 99,000 करोड़ था सिर्फ केंद्र का कम था, राज्यों का कुल मिला के ज्यादा होता था। वो दिन और आज का दिन, जैसे ही मोदी जी आए तो केंद्र का रेवेन्यू बढ़ गया, राज्यों का कम हो गया। अब जरा सुनिएगा राज्यों का कितना कम हुआ। लगातार अगले साल 15-16 में देखेंगे तो राज्यों का घट के 1.45 लाख करोड़ हो गया, केंद्र का बढ़ के 1.78 लाख करोड़ हो गया। अगले साल आइए 16-17 में जबरदस्त इजाफा केंद्र के रेवेन्यू में हुआ, इसमें हेड में, और 2.42 लाख करोड़ मिलने लगा पेट्रोल के एक्साइज से केंद्र सरकार को, और इनका घट के 1.66 लाख करोड़ हो गया। इसी तरह ये लगातार राज्यों का घटता रहा, केंद्र का बढ़ता रहा। अंत में ये हालत हो गई कि 2020-21 में राज्यों का कुल मिला के 2 लाख करोड़ था, कुल मिला के राज्यों का, जबकि केंद्र का 3,72,000 करोड़। कितना इजाफा है आप जानते हैं?
4 गुना केंद्र का रेवेन्यू बढ़ा इन 8 सालों में, 7 सालों में, और राज्यों का सिर्फ 40% बढ़ा। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि ये कांग्रेस के जो गवर्नमेंट है राज्यों की, इसको वैट कम करना चाहिए वरना बड़ा अन्याय होगा जनता के साथ। इस साल का इस आंकड़े में नहीं है, लेकिन मैं बताता हूं, चूंकि मैं जानता हूं, इस साल केंद्र सरकार का रेवेन्यू 5,22,000 करोड़, 5.22 लाख करोड़ का जबरदस्त इजाफा है। और अगले साल का एक्सपेक्टेड करीब ये माना जा रहा है कि 7 लाख सिर्फ केंद्र का रेवेन्यू होगा। जो 99,000 करोड़ होता था वो 7 लाख पे पहुंचने जा रहा है, जबकि राज्यों का जो 1,37,000 था वो सिर्फ 2 लाख हुआ है, 2 लाख करोड़। लेकिन मोदी जी का कहना है कि ये कांग्रेस सरकारों को घटाना चाहिए, ये बहुत नालायक है, ये तो अन्याय, जनता के साथ अन्याय कर रही है। आप ये सब फैक्ट्स जाने, मेरी मुराद ये है कि आप जाने देश का प्रधानमंत्री क्या सच से इतनी दूर होगा या सच को इतनी बालाए ताक रखेगा और अपनी बात कहता रहेगा, जनता उससे प्रभावित होती रहेगी? नहीं, तब फिर गलती हमारी है, हम आप लोगों की है कि आप लोग उन तथ्यों को क्यों नहीं समझ पाते हैं। जब जिग्नेश मेवाड़ी को एक बार छूटा तो दोबारा पकड़ लिया, ये क्या कोर्ट का अपमान नहीं है? वो कलेक्टर जो कर रहा था, जिसपे एनबीडब्ल्यू नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया है हाई कोर्ट ने कि पकड़ के ले आओ गिरफ्तार करके, वो क्या कर रहा था? जब बुलडोजर चल रहे थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर आ गया था, वो क्या था? तो ये जुडिशियरी का सम्मान हो रहा है और जुडिशियरी को सिखाया जा रहा है कि मानवीय सभ्यताएं आप में अंदर होनी चाहिए। आप इन सबको समझे, अगर लगे तो इसको सोचिए। हमारा हमारा सिर्फ ये मानना है, हम जो आपसे ये रूबरू होते हैं, कि आप इन तथ्यों को सोचें, अगर लगे तो इस पे थोड़ी गंभीरता से आगे भी लोगों को बताएं। आज तक के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर कभी किसी और मुद्दे पे मिलेंगे। तब तक के लिए सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।